हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंकित कुमार मिश्रा। आज हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी में इवोल्यूशन चैप्टर में दूसरा पार्ट हमारा है, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ अर्थ कह सकते हैं, या फिर अर्ली अर्थ की जो कंडीशंस होंगी आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बताई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम जैसे हमारे आसपास हमें अपनी अर्थ से बहुत सारे स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं, तो हम जब इनको देख रहे होते हैं तो होता क्या है कि ये हमसे काफ़ी दूर है, और ये बहुत दूर होने की वजह से इनकी जो लाइट अभी हमको दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है ये लाइट बहुत सालों पहले चली थी। एज वी नो दैट अमंग्स द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके बीच खासकर यूनिवर्स की बात कर लें, उनमें जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो मेजर की जाती है लाइट ईयर में। मीन्स लाइट ईयर क्या हुआ? द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ सिंगल ईयर। किसी भी एक सिंगल या एक वर्ष में किसी प्रकाश किरण के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ये हमसे काफ़ी दूर है, और ये लाइट रेज हम तक आती है, लाइट हमको दिखती है, सूर्य ये स्टार्स की जो हमको चमक दिखती है, ये हमें ऑब्वियस सी बातें हो सकता है कि ये जब हमें अब दिख रही है, इसका मतलब ये वहाँ से करोड़ों अरबों साल पहले चली होगी। तो हो सकता है आज की डेट में सोर्स वहाँ पर हो ही ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग स्टार्स को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग अपना पास्ट देख रहे हैं, जिसको आपकी एनसीईआरटी में एक फ्रेज के टर्म में लिखा गया है, पीपिंग इनटू द पास्ट। मींस हम लोग अपने भूतकाल में झांक रहे हैं, देख रहे हैं, पीपिंग इनटू द पास्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारा जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, ये बहुत ही रहस्य से भरा हुआ है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था ले मैटियर, और इन्होंने कहा कि इन्होंने एक्चुअल में एक थ्योरी दी थी जिसके आधार पर हम लोग एक्सेप्ट किए कि यूनिवर्स जो है वास्तव में एक बहुत ही विशालकाय, या कह सकते हैं कि अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिसको हम लिख भी नहीं सकते हैं, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था, ऐसा महाविस्फोट हुआ था जिसके कारण यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, यूनिवर्स बना। और ये जो महाविस्फोट हुआ था वो हुआ था आज से लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 20 खरब वर्ष पूर्व। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफर, यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम अ ह्यूज अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन। एक बहुत ही बड़े विस्फोट हुआ, और विस्फोट कहाँ से हुआ? वो जो विस्फोट हुआ वो एक पॉइंट मास किसका था? बहुत सारे गैसेस का था, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे, जिनका एक क्लाउड बना। क्लाउड बहुत ही पहले छोटा हुआ, छोटे होने से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर रहा, और एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनी। अब वो एनर्जी जो है, उस एनर्जी ने एक प्रेजेंट करा विस्फोट, जिसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग। तो इनके अनुसार जो हमारी बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत ही विशालकाय और जो अकाल्पनिक है, मतलब अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, मतलब जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे एक महाविशालकाय विस्फोट से हुई। तो इसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, PHEORI। तो बिग बैंग थ्योरी क्या करती है कि यूनिवर्स was created from a huge explosion, by, और एक्सप्लोजन किसका था? by gaseous clouds। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंडरी था, ये जो एक्सप्लोजन था ये इतना ज्यादा विशालकाय था कि हम इसको मेजर या हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो ये होता था, ये क्या था?
इमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, इन फिजिकल टर्म्स। हम इसे भौतिक राशियों में व्यक्त नहीं कर सकते थे, परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे इसकी। तो बेसिकली हमारा जो ब्रह्मांड हुआ वो एक बड़े ही विशालकाय एक प्रकार के एक्सप्लोजन यानी विस्फोट से उत्पन्न हुआ। और उत्पन्न हुआ क्योंकि वहाँ तो कुछ ऐसा ग्रेविटी भी नहीं है, पहले तो कुछ भी नहीं था। अभी क्या है कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है आज की डेट में, हमारी जो अर्थ है, ये यूनिवर्स इतना वास्ट है, इतना विस्तार है इसका, कि हमारी जो अर्थ है इट्स लाइक अ स्पेक। मतलब आपके एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है वो एक तिनके मात्र है किसके, हमारे ब्रह्मांड की तुलना में। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड इतने ह्यूज एक्सप्लोजन से बना, तो हमारी पृथ्वी भी धीरे धीरे समय लगता गया। और फिर आज से लगभग जो ब्रह्मांड बना उससे लगभग हम लोग देखें तो काफी समय लग गया पृथ्वी का निर्माण होने में। क्योंकि जैसे जैसे फैलता गया, पहले फैल रहा था, तो कोई भी चीज से अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर फॉल डाउन होता है। तो जितना एक्सप्लोजन की वजह से जितना भी हमारा यूनिवर्स फैलता गया, और यूनिवर्स के फैलने की वजह से टेम्परेचर डाउन होता चला गया। ये टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जितना ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने पर क्या था कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो फिर धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो गए, फिर कंडेंस हुए। कंडेंस होने का मतलब था जो गैसियस क्लाउड्स थे, जैसे मान लीजिए फैल रहे हैं, तो फैलते फैलते जब वो फैल रहे थे, क्योंकि काफी तेजी से रोटेट करते हुए जा रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, एक ग्रेविटेशनल फील्ड आया। ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड जो है जो गैसियस क्लाउड्स थे उन लोगों ने क्लस्टर बनाया, उन लोगों ने क्या बनाया, गैलेक्सीज बनाई। और गैलेक्सीज में क्या आ गया, ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम्स। तो इसी प्रकार से जो क्लाउड्स बने, जो क्लाउड्स फैल रहे थे, उनमें ही ग्रेविटेशनल या कह सकते हैं उनमें ही एक प्रकार से अट्रैक्टिव जो इंटरेक्शंस थे या आकर्षण प्रक्रियाएं थी, उनके अनुसार या उनके प्रभाव क्षेत्र में आकर जो गैसेस क्लाउड्स थे उन लोगों ने उनके अंदर क्या बनी, गैलेक्सीज बनी। और गैलेक्सीज में फिर धीरे धीरे जो सोलर सिस्टम्स थे या प्लैनेट्स थे वो सेट होते चले गए। तो इसी प्रकार से गैलेक्सी बनी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ ये सारे प्लैनेट्स जो है वो एडजस्ट हो गए। तो देखते हैं कि जब बिग बैंग थ्योरी हो गई तो बिग बैंग थ्योरी से जो हमारी बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था और जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो हुआ था आज से लगभग 20 BYA, मतलब 20 खरब वर्ष पूर्व। और जो पृथ्वी की उत्पत्ति बताई जा रही है वो एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इट इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके नीट में भी कई बार पूछे गए हैं, तो जो क्वेश्चन डेटा बेस्ड आता है, टाइम बेस्ड आता है, वो होता है 20, ये ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5, और पूछा जाता है फर्स्ट लाइफ फॉर्म कब आई। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, हम लोग तरीके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले क्या देखते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ ये हो गई, ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म, पहली लाइफ अवस्था जो थी, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ फॉर्म, ये आई लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी बनी। अब पृथ्वी जब बनी थी तो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन रही होंगी। पृथ्वी पर जो इनिशियल कंडीशन रही थी उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो जब हमारी पृथ्वी बनी तो पृथ्वी पर आज की जैसे हम लोग वैरायटीज देखते हैं, लाइफ फॉर्म्स देखते हैं, ये सारी चीजें पृथ्वी पर पहले से नहीं थी। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया, तो जो अर्ली अर्थ पर कंडीशंस थी वो क्या थी। तो देखिए, क्योंकि शुरुआती समय में पृथ्वी एकदम आग का गोला थी, जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो एक्सप्लोजन एनर्जी से यानी कि पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन से दूर जा रही थी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था, प्रसार हो रहा था, तो जैसे जैसे दूर जा रही थी उसी तरह उसका जो तापमान टेम्परेचर था वो नीचे गिरता जा रहा था, अर्थात वो ठंडी होती जा रही थी।
तो इससे पहले कि वो ठंडी होती, लेकिन स्टार्टिंग की कंडीशंस क्या थी, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो इनिशियल कंडीशंस थी नोट कर लीजिए, क्या क्या थी। देखिए, सबसे पहला कंडीशन थी वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, मतलब टेम्परेचर ज्यादा था। वोल्केनिक इरप्शंस मतलब है पृथ्वी की सतह में भी ज्वालामुखी फट रहे थे। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी का फटना। सेकेंडरी मैटर है, दूसरा क्या था, तेज हवाएं चलती थी, ज्वालामुखी फटा हुआ था, यानी ज्वालामुखी फट रहे थे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या कह सकते हैं बिजली, थंडर स्टॉर्म हो सकता था। हम सीधे यहाँ पे थंडरिंग लिख देते हैं, यानी थंडरिंग हो रही थी। थंडरिंग हो रही थी। जितना भी ज्यादा मैग्मा बाहर निकल रहा था, यानी जैसे आपने देखा होगा ज्वालामुखी जब फटते हैं वोल्केनो से, तो हॉट मॉल्टन रॉक्स और मेटल्स वगैरह सब निकलते हैं बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में, और बहुत ही हॉट टेम्परेचर होता है। तो उस समय जो है, जब जितना भी मैग्मा बाहर निकल रहा था, उसमें से कुछ गैसेस भी बाहर निकल रही थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गैसेस निकल रही थी उसमें क्या क्या था। देखो, वाटर तो होगा नहीं, लेकिन मॉइस्चर जो थी वो वेपर्स के फॉर्म में मौजूद थी। तो इसमें से जो गैसेस निकल रही थी, गैसेस इवॉल्व वर, कौन कौन सी गैसेस थी बेटा, गैसेस में क्या क्या थी, देखो ध्यान से, ये हो गई अमोनिया, ये हो गई मीथेन, ये हो गई CO2। और बेटा टेम्परेचर तो खैर था, नो डाउट, लेकिन ह्यूज मास ऑफ ह्यूज एक्सप्लोजन से हम काफी दूर आ गए थे, इसलिए कुछ अमाउंट में, देखो फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। आज की डेट में हम लोग सांस लेते हैं, फ्री ऑक्सीजन तब मौजूद नहीं थी। तो आज की डेट में जैसे हम लोग सांस देख रहे हैं, मतलब हमारे पास एनवायरनमेंट है, हमारे पास वेजिटेशन है, लेकिन तब तो ऐसा कुछ था नहीं। उस समय हमारी ऑक्सीजन कहाँ थी, हमारी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप होके वो क्या बना रखी थी, वाटर। और वाटर बनाया तो होता, लेकिन वाटर ऐसे नहीं था। टेम्परेचर ज्यादा होने की स्थिति में जो वाटर था वो वेपर्स के फॉर्म में मौजूद था। तो हम यहां लिख देंगे वाटर वेपर्स। क्या लिख देंगे, वाटर वेपर्स, ये लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल 4 चीजें उस समय मौजूद थी। अमोनिया हो गई, हमारे पास मेथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर्स हो गए। अच्छा, वाटर वेपर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो वाटर वेपर्स थे, फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं H2O। रीजन क्या था, बाहर कोई हमारे ओजोन वगैरह कुछ बना नहीं था, फ्री ऑक्सीजन थी नहीं, तो इस वजह से सनलाइट की जो यूवी रेज होती है वो डायरेक्टली पृथ्वी तक आती थी। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये यूवी रेज का आना और ना आना ही आगे चल के लाइफ के ओरिजिन को प्रमोट करता है, या फिर कह सकते हैं कि जब तक ये यूवी रेज आती रही तब तक लाइफ नहीं बनी, जैसे लाइफ बनी तो यूवी रेज का आना बंद हो गया। देखते हैं आगे कैसे, चलिए। तो यहाँ पर वाटर वेपर CO2 SEH4 और NH3 बना, ठीक है। ये गैसेस इवॉल्व हो रहे थे, यहाँ पे थंडरिंग हो रही थी, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, ये सब चीजें हो रही थी। टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन, ये अर्ली अर्थ की कंडीशंस है। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए ध्यान से, धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे, जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरा, तो टेम्परेचर नीचे गिरता भी गया, और साथ ही साथ एक और काम हुआ कि यूवी रेज डिसोसिएट, इन यूवी रेज ने क्या किया, डिसोसिएट कर दिया, किसको, वाटर को, किसमें, लाइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 में तोड़ दिया। यूवी रेज ने डिसोसिएट कर दिया वेपर्स को H2O, और धीरे धीरे कहां भेज दिया, नीचे की तरफ, ठीक। ये H2O जो वाटर वेपर्स थे ये फ्री हो गए, टेम्परेचर फॉल डाउन होता रहा, और टेम्परेचर फॉल डाउन होने पर, जैसे देखिए ध्यान से, वाटर वेपर है, टेम्परेचर नीचे गया, तो ये जो पानी है ये यूवी रेज भी लग रही है, और पानी जो टेम्परेचर कूल होने की वजह से अब वेपर से लिक्विड बनने लगा, तो लिक्विड बना, यूवी रेज लगी और डिसोसिएट हो गया। साथ ही साथ जब ये वाटर वेपर्स थे तो ये जैसे जैसे लिक्विड बनते गए तो बारिश के रूप में नीचे आना शुरू हो गए,
और जितने भी अर्थ की लेयर में जितने भी डिप्रेशन थे, क्योंकि डिप्रेशन तो होना ही था, सिंपल सी बात है, क्योंकि शुरू से क्या हो रहा था, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे। तो यहाँ पर डिप्रेशन मतलब गड्ढे तो होने ही थे, लेकिन आप सोचे कि जिन गड्ढों की हम बात करें वो कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं थे, उन गड्ढों बहुत विशालकाय हुआ करते थे, उन गड्ढों में ये वाटर वेपर्स टेम्परेचर के कम होने पर ठंडे हुए और नीचे आ गए, पानी के विशालकाय स्रोत बन गए, जिनको हम आज की डेट में ओशियंस समझते हैं। यूवी रेज आती गई वेपर्स को, पानी को डिसोसिएट करती गई, लाइट हाइड्रोजन बनी और ऑक्सीजन बनी। ऑक्सीजन अगर एक बार बन गई, यूवी रेज ने डिसोसिएट किया वाटर को या फिर आप कह सकते हैं वेपर्स को, तो वेपर्स को डिसोसिएट करना यूवी रेज के थोड़ा सा लिए टफ था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया तो ये पानी जो है वेपर फॉर्म से नीचे पृथ्वी पर पहुंचा, स्रोत बन गए, मतलब सोर्सेज ऑफ वाटर बन गए, और जिनको हम आज की डेट में ओशियंस कह रहे हैं। तो ये वहां से वाटर का डिसोसिएशन भी शुरू होने लगा, और वाटर का डिसोसिएशन करके इन्होंने किसमें ब्रेक किया, H2+O में, ये कहलाई लाइट हाइड्रोजन, और ये हो गई आपके फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन का बनना अपने आप में यूवी रेज के आने को बंद कर देता है। कैसे करता है देखिए भाई, तो जब ऑक्सीजन बनी ये, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अमोनिया और मीथेन के साथ वापस रिएक्ट किया और पानी बनाया, पर साथ ही साथ ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाया ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारे लिए लाइफ गैस मानी जाती है, जो कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था। अगर ये ना होती तो जीवन की उत्पत्ति ना हो पाती। हाँ, वो बात अलग है कि ऑक्सीजन वो अगर लाइफ फॉर्म हो भी जाती तो इतनी ज्यादा डाइवर्स ना हो पाती इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीजन जो कि फ्री हुई वाटर से, वेपर से, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या हुए, ऑक्सीजन गैस बना लिया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन जो गैस है, अब अगर ये ऑक्सीजन वापस से कहीं फिर से फ्री ऑक्सीजन के साथ मैच कर जाती है, मिक्स हो जाती है, दिस फॉर्म्स O3, दैट इज कॉल्ड ओजोन। क्या कहेंगे इसको, ओजोन कहेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको पता है ओजोन गैस जो है ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ स्ट्रेटोस्फीयर नाम की परत में या उस जोन में एक प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोजन क्या होता है, जो कैंसर कॉज कर सकता है। डायरेक्टली एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज कॉजेज कैंसर, स्किन कैंसर स्पेशली। तो अगर यूवी रेज डायरेक्टली आपकी स्किन पर पड़ जा रही है, वेजिटेशन पर पड़ जा रही है, देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो इट इज नेसेसरी टू प्रोहिबिट द कमिंग ऑफ यूवी रेज ऑन द अर्थ, and that was done by the ozone layer। जैसे बेटा हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हम माइंड में सोचते हैं कि ओजोन लेयर जो है कहीं ना कहीं तो मतलब किलोमीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से इसकी थिकनेस रही होगी ना, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पतली लेयर है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0.5 mm है, मिलीमीटर में है, पूरा 1 mm भी नहीं है ये। और सोचिए कि ये इतनी लेयर जो है वो हमारे सनलाइट में से विजिबल स्पेक्ट्रम को तो अंदर आने देती है, लेकिन ये यूवी रेस को अंदर आने नहीं देती, उनको वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गई, ऑक्सीजन बन गई हमारी पृथ्वी अर्ली अर्थ पर, और वोल्केनिक इरप्शन, थंडरिंग, गैस इवॉल्व हुई, उसके बाद यूवी रेज ने वाटर को डिसोसिएट कर दिया। अब यहाँ से ऑक्सीजन ने फिर से वाटर बनाया, यहाँ हाइड्रोजन जो फ्री हुई उससे मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में, अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, ये जो कंपाउंड्स बने हैं, ये अमोनिया हो गया, कार्बन, ये मेथेन हो गई, CO2 हो गई, CO2 बेसिकली O2, आपको CO2 तो आपकी मैग्मा से ही निकलती रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग बर्न करते हैं, कोई भी चीज तब बर्न हो रही थी उस समय ऐसा था कि CO2 प्रोड्यूस हुई। शुरुआत के जो एलिमेंट्स हुआ करते थे स्टार्टिंग के, उसमें आपको NCH और कुछ हद तक आपको He
यानी आपकी एनसीईआरटी कहती है स्टार्टिंग में जो एलिमेंट बने वो हाइड्रोजन और हीलियम बने, ठीक है। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब आपको वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू मिले और इनसे अलग अलग रेशियो में हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाती है, ये कंपाउंड बनाती है। अमोनिया हो गया, मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। तो अब हम देखिए यहां तक हमें समझ में आ जाता है। अब बात आती है कि पृथ्वी पर नो डाउट कि ग्रेविटेशनल फील्ड आया, ओशियंस बन गए, ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रभाव में जो है धीरे धीरे ये सारी चीजें, टेम्परेचर कम होता गया और बनता गया सब कुछ। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, मतलब पृथ्वी पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। तो सबसे पहली चीज आज हम लोगों ने अभी तक के लिए क्या देखा है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एबेल लेमेटियर जो एक ग्रीक फिलोसफर थे और थिंकर भी थे, इन्होंने बताया कि एक बिग हो सकता है, मतलब ऐसा हुआ होगा कि एक बहुत ही बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसके तहत जो हमारा ब्रह्मांड है वो बना आज से 20 बिलियन ईयर्स एगो। और साथ ही साथ वो एक्सपेंशन होने की वजह से टेम्परेचर, जो एनर्जी थी, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकली थी, वो एनर्जी जो है बटती गई, चीजों को दूर ले जाती गई और आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर नीचे आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे वो अलग अलग कंडेंस्ड होना शुरू हो गए। जो क्लाउड्स कंडेंसेशन होना शुरू हुआ, क्लाउड आपस में मिलते चले गए, तो उनसे जो क्लस्टर ऑफ क्लाउड बना, यानी कि बादलों का झुंड, उससे बने गैलेक्सीज और गैलेक्सीज में बने हमारे सोलर सिस्टम के ग्रुप्स। इसी प्रकार से गैलेक्सी बनी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है और उसके अंदर हमारी अर्थ, हमारा प्लेनेट, हमारा खूबसूरत सा ग्रह ये है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्ली अर्थ पर क्या कंडीशंस थी पुराने समय, मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी पर क्या क्या कंडीशंस थी। ज्वालामुखी फट रहे थे, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, बिजली कड़क रही थी, थंडरिंग हो रही थी, मैग्मा बाहर आ रहा था, मैग्मा से आपके वाटर वेपर्स, अमोनिया, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीजें बाहर निकल रही थी। यूवी रेज, क्योंकि सन से डायरेक्टली हम लोग कांटेक्ट में थे, बीच में कोई लेयर नहीं थी, तो यूवी रेज डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आ रही थी, जिन्होंने वाटर वेपर्स को स्प्लिट कर दिया और बना दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने वापस से फिर से मेथेन और अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, फिर से वाटर बनाया और वो वाटर जो है बारिश के रूप में नीचे आ गया। नीचे आकर पृथ्वी की सतह में जितने भी डिप्रेशन थे उनको भर दिया और आज की डेट के वे ओशियंस कहलाते हैं। तो जब ओशियंस बन गया, नाउ देयर आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, बट अभी भी कुछ ना कुछ है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्चुअल में कैसे हुई, तो इसके बारे में भी कुछ बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने अपने अपने बारे में या अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी चीजें बताई। तो चलिए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर दीजिए प्लीज। चलिए तो अब हम बात करते हैं थ्योरीज, क्या क्या थ्योरीज दी गई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर, जीवन की उत्पत्ति को लेकर। तो इससे पहले कि हम लोग थ्योरीज पढ़े, हमें दो वर्ड्स बहुत ही क्लियरली अपने माइंड में बिठाने रहेंगे। एक का नाम है बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, और दूसरा है एबायोजेनेसिस। हम ये इसलिए यहां पर बता रहे हैं क्योंकि बेटा आगे आने वाली थ्योरीज को आप कंफ्यूज ना हो उनके कैटेगराइजेशन में, इसलिए आप पहले यही समझ लीजिए। देखिए, बायो मतलब होता है लिविंग बीइंग और जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, मतलब ऐसा कुछ, अगर कोई भी चीज है जो लिविंग बॉडी से, लिविंग के द्वारा या लाइफ के द्वारा अगर ओरिजिनेट हो रही है, बन रही है, दिस इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। बट ऑन द अदर हैंड ए मतलब होता है विदाउट, मीन्स अगर कुछ ऐसा है, समथिंग इज लाइक दैट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग सब्सटेंस, किसी नॉन लिविंग चीज से या डेड चीज से कोई भी चीज अगर निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम कहेंगे ए बायोजेनेसिस। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ लिविंग मैटर, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ लिविंग मैटर। और यहां हम लिख सकते हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है,
बायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस, प्रोड्यूस किया जाएगा लिविंग मैटर से और इधर प्रोड्यूस किया जाएगा नॉन लिविंग मैटर से। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले थ्योरीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप इसको हम ब्लॉक में बंद कर दीजिए, फिर हम इसकी आगे बात करेंगे। ओके, हाँ, सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की पहली थ्योरी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पहली थ्योरी है भैया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सेकंड थ्योरी है एक्स्ट्रा प्लेनेटरी लाइफ थ्योरी जिसे हम कहते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी और वही कहलाती है पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। तो सेकंड है थ्योरी, थोड़ा सा रनिंग में लिख देते हैं, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा मतलब बाहर से, प्लेनेटरी, PLANETORY, प्लेनेटरी, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा प्लेनेटरी लाइफ, ये सेकंड थ्योरी हो गई। और थर्ड वाली थ्योरी हम इधर लिख देता है नंबर 3 थ्योरी, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और फोर्थ होती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एंड 5 द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जिसे हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय रशियन साइंटिस्ट A.I. Oparin एंड अनदर वन J.B.S. Haldane, हमारा J.B.S. Haldane फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये नाम भी है। और या फिर इसका दूसरा नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, तो ये है हमारे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पहली थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा प्लेनेटरी लाइफ दूसरी थ्योरी थी, बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। थ्योरी तीसरी थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसे कहते हैं लक बाय चांस, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, दैट वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, और ये थ्योरी एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, आप उस थ्योरीज के नाम लिख लीजिए, वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कुछ खास नहीं है, फिर भी खास है, कोई मतलब कि नहीं है, फिर भी देखते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक फादर ने दी थी जिनका नाम था मास्टर या फादर कह सकते हैं, स्वरेज, SUAREZ, इन्होंने दी थी। और इन्होंने कहा, इन्होंने एक्चुअल में इसको रिलीजियस थ्योरी भी कहते हैं, रिलीजियस मिथ थ्योरी, रिलीजियस इसका दूसरा नाम है भैया, याद आ गया कहो तो, टाइम पे आ गए तो हम आप लोगों का नुकसान हो जाता। रिलीजियस मिथ, MYTH, मिथ थ्योरी, रिलीजियस मिथ थ्योरी मतलब धार्मिक रूप से मिथ, अंधविश्वास का सिद्धांत। अब देखो क्या होता है कि मास्टर सुरेश ने कहा कि हर एक चीज को बनाने वाला कोई ना कोई तो है भाई, पेड़ पौधे किसी दूसरी चीज से बन रहे हैं, अगर कुर्सी मेज दरवाजा है, फोन है, आज के डेट में हम लोग सब कुछ देखते हैं कि हर एक चीज को बनाने वाला कोई ना कोई है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड जो कि इतनी बड़ी चीज है
और पृथ्वी, जो कि सब चीजें इतनी सिस्टमैटिकली चल रही हैं, इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ क्रिएटर, कोई ना कोई तो क्रिएटर होना चाहिए। और इसलिए इन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी कोई ना कोई एक डिवाइन पावर को बताया गया है दैट क्रिएटेड लाइफ, जिसने पृथ्वी को, जिसने लाइफ को बनाया है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं इन्होंने बताया भी, मतलब से हिंदुइज्म मैथोलॉजी में देखा जाता है कि पृथ्वी को 4000 साल पहले मतलब उसकी उत्पत्ति बताई गई है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आज के डेट में हम लोग साइंस के बेसिस पर कार्बन डेटिंग कर लेते हैं, हम लोग चीज़ों की जो फॉसिल्स होते हैं उनके कार्बन का मतलब उनकी उम्र निकाल लेते हैं कार्बन डेटिंग करके। तो एक प्रकार से ये जो है थ्योरी एक्सेप्टेबल थी नहीं। अब वो बात अलग है कि हिंदुइज्म में जिसे बोला गया कि ब्रह्मा जी को जो है हिंदुइज्म में बोला जाता है कि सृष्टि के सृजनकर्ता, मतलब सृजनकर्ता शब्द जो दिया गया है वो क्रिएटर के नाम पे दिया गया है। विष्णु भगवान जिनको पालन करता, यानी जो मैनेजमेंट पूरा देख रहे हैं, खाना पीना सबका मौजूद होता रहे, एंड भगवान शिव जिनको कि संहार करता, यानी कि एक प्रकार से डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है कि किसी भी चीज में, किसी भी चीज का जब अंत समय आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करके फिर नया क्रिएशन किया जाता है। एक नए क्रिएशन के लिए पुराने का नष्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा मतलब अलग अलग रिलीजियंस में, अलग अलग बाइबल में, कुरान में, या अलग अलग जो है जगहों पर किसी न किसी एक डिवाइन पावर को, किसी न किसी गॉड को एक किसी न किसी रूप में, सारे एक है नो डाउट, और किसी न किसी रूप में उनको जो है एक क्रिएटर बताया गया है। और क्रिएटर बताते हुए जैसे आप एक हम रेफरेंस ले लेते हैं कि जो हिंदुइज्म मैथोलॉजी में रामचरितमानस में देख लीजिए, और कई और जो डिवोशनल ग्रंथ होंगे उनमें भी देख लीजिए कि उनमें आपको मिला कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो अप्रॉक्सीमेट 4000 ईयर्स एगो, यानी 4000 साल पहले हुई थी। अब मेन चीज ये है कि कार्बन डेटिंग तो काफी पुराना चीजें दिखाती है। कार्बन डेटिंग जो है फॉसिल्स का रिकॉर्ड, फॉसिल्स की उम्र लाखों अरबों साल पहले दिखाती है। तो इसलिए ये जो थ्योरी थी, इन्होंने कहा, जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, इनकी कुछ बातें थी मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय अ डिवाइन पावर, बाय अ डिवाइन पावर। और डिवाइन पावर का नाम क्या है? द क्रिएटर, मतलब सृजनकर्ता। अब वो कोई भी हो सकता है, द क्रिएटर। सेकेंडरी चीज ये है कि यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड एज सच, मतलब हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, हमारी लाइफ जो थी, आज की डेट में जो लाइफ में दिख रही, लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच, जो जैसा दिख रहा है ऐसा ही था, ऐसा ही क्रिएट हुआ और तब से ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे, इन्होंने क्या कहा कि लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच, ऐसी ही थी। इट मीन्स, इसका मतलब ये है इन फ्यूचर इट विल नॉट बी चेंज्ड, अर्थात ये चेंज नहीं होगी। मीन्स यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि पुराने समय से लेके, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेके और अभी तक पृथ्वी ऐसे ही है। इसका मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो बात गलत है, इवोल्यूशन तो हो रहा है। और दूसरी बात, अगर सब कुछ सेम रहना होता तो व्यक्ति मरता क्यों और व्यक्ति जन्म क्यों लेता है? समझने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ सेम था तो आज की डेट में पृथ्वी पर जो व्यक्ति है वो मरता क्यों है और जन्म क्यों लेता है? यही ना होता। अगर सब कुछ सेम होता, जितने पैदा किए गए थे, जितने बनाए गए थे, वह इतना ही रहता, बात खत्म। और अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दूसरी चीज ये है कि जो आज की डेट में जो पेड़ पौधे, जो जानवर पाए जाते हैं, वो कभी पहले नहीं पाए जाते थे, उनके जैसे कोई और पाया जाता था। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं से ये उनसे लिंक करते हैं और वहां से यहां तक कुछ ना कुछ चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, और दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। एंड दिस इज द मेन पॉइंट दैट दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, यह हटा दिया गया कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम भगवान को मानते हैं, हर रूप में मानते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ये फिर नहीं है कि मतलब कुछ भी बता दो और वो मान लिया जाए, पर ऐसा नहीं था। तो इसलिए ये जो थ्योरी थी मास्टर स्वरेज के द्वारा दी गई, ये बेकार हो गई, मतलब डिस्कार्डेड हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद दूसरी थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी,
वो जब बताया गया उस थ्योरी के अनुसार, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन से पहले हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा प्लैनेटरी लाइफ, जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया कि वैसे ये सब थ्योरी जो है डिस्कार्ड होती चलेगी, इसलिए इनके आपको डिस्कवर या इनको देने वालों के बारे में कुछ खास ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बेसिकली क्या था, जो स्पेशल क्रिएशन था वो मास्टर सुरेश के द्वारा दिया गया, तो उसके बारे में एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा प्लैनेटरी लाइफ और कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी, इसमें बेसिकली आपको पॉइंट याद रखने क्या करना है। तो ये थी पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया भैया, ये थ्योरी ये कहती थी कि हमारी पृथ्वी पर जो जिंदगी यानी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो जीवन हमारी पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ, ये बीजाणुओं के रूप में यानी स्पोर्स के फॉर्म में बाहरी दुनिया से, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि उल्का पिंडों की तरह, जैसे उल्का पिंड ऊपर से नीचे आते हैं, उसी प्रकार से बाहरी लाइफ में से या बाहरी वातावरण में से एक्स्ट्रा प्लैनेटरी, हमारे प्लैनेट से बाहर से जो है हमारी पृथ्वी पर लैंड किए हुए, और फिर धीरे धीरे उनका जर्मिनेशन हुआ और उनसे हमारी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इनका पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ केम ऑन द अर्थ, लाइफ यानी पृथ्वी पर जो जीवन है वो आया, अर्थ, फ्रॉम द आउटर स्पेस, फ्रॉम द आउटर स्पेस, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स यानी बीजाणुओं के रूप में। बेटा बीजाणुओं, बायो वाले बीजाणु समझते हो, बीज के जैसी संरचना, बीजाणुओं के फॉर्म में, जो बीज की जैसी संरचना हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हुआ, बीजाणु कहलाएगा, बीज अणु, है ना। इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स कॉल्ड, इन स्पोर्स को क्या कहा गया, इन स्पोर्स को कहा गया पैंसपर्मिया, पैंसपर्मिया। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इन स्पोर्स का नाम पैंसपर्मिया रखा गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं। और क्योंकि ये जो है वो हमारे प्लेनेट से बाहर से है, इसलिए कॉस्मोजोइक, कॉस्मो मतलब बाहर से और जोइक मतलब होता है एनिमल्स यानी लाइफ। कॉस्मोजोइक थ्योरी वो सिद्धांत पैंसपर्मिया, क्योंकि इसका नाम पैंसपर्मिया है, और थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा प्लैनेटरी लाइफ यानी किसी हमारे बाहर ग्रह से, यानी ग्रह के बाहर से आई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ ये चीज थोड़ा सा क्या था कि मतलब ये चीज थोड़ा सा प्रूव होने भी लगी। क्यों, रीजन क्या था कि the content of life was found, ये थोड़ा बहुत पाए गए, ये जो चीजें थी जो हमारे बॉडी को बनाने में, जो मिनरल्स या जो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स थे जो पृथ्वी पर मिले थे अर्ली अर्थ में, वो पाए गए। जो आउटर स्पेस में जो रॉक पार्टिकल्स थे उनमें भी वही चीजें पाई गई। ठीक है, द कंटेंट ऑफ लाइफ was similar in that of rocks, कहाँ, चट्टानों में, rocks in outer स्पेस, यानी बाहरी जो अंतरिक्ष है उसमें जो भी चट्टानें तैरती हुई मिली, उनमें भी हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स का ही समावेश पाया गया, वही चीजें वहां भी पाई गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द कंटेंट ऑफ लाइफ वाज सिमिलर इन दैट ऑफ, ठीक, ये हमारी थ्योरी एक्स्ट्रा प्लैनेटरी लाइफ ये यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद आई थी थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अर्थात थ्योरी, वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो एक प्रकार की है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है, चलिए इस पे देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब ये एक प्रकार से कहलाएगी, मतलब एक प्रकार है, एक टाइप है एबायोजेनेसिस का, एबायोजेनेसिस का। इस थ्योरी के अनुसार लोगों का मानना ये था स्टार्टिंग में कि जो ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे ये मानते थे कि जो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो नॉन लिविंग चीज़ों से हुई है और लक बाई चांस हुई है, मतलब स्पेशल कंडीशंस की वजह से हुई है, मतलब कंडीशंस अराइज हुई
और जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एक प्रकार का ये टाइप है, किसका टाइप है, ए बायोजेनेसिस का, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार जो जीवों की उत्पत्ति है वो एक प्रकार से किससे हुई है, ये जीवों की जो उत्पत्ति है वो नॉन लिविंग चीजों से हुई है। लोग मानते थे कि भूसे और ये क्या बोलते हैं कीचड़ वगैरह से जो है माइक्रोब्स या नए जीव पैदा हो जाते हैं। कई साइंटिस्ट लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट तक किया कि मतलब पसीने से भीगी हुई शर्ट को उठा के और भूसे में रख दिया, उसको बंद कर दिया, फिर 21 दिनों के बाद जाके और फिर खोला गया तो उसमें से चूहे निकले। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगहों पे चूहे, यार वो चूहे तो वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शर्ट के से जो है वो चूहों की उत्पत्ति हो गई, उनको ये मानना था, मतलब बड़ा ही अजीब। अब कुछ लोग मानते थे कि जो नील नदी का पानी है, वो नील नदी के पानी में जब सनलाइट ऊपर पड़ती है तो उसके गर्म होने से नदी का जो कीचड़ है वो और पानी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, यानी उनमें प्रतिक्रिया होती है, जिसकी वजह से नील नदी के पानी में कछुए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, वो सब उसमें प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये भी एक प्रकार का अलग ही अंधविश्वास था, तो ऐसा माना जाता था। लेकिन ये उस समय किसी को नहीं पता था ये सही है या गलत। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे आए जिन्होंने बताया कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो जाए। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए यहाँ पर 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन, पहली चीज तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग to this theory, life is originated from, according to this theory, life is originated from non-living matter like कौन सा, मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा, ऐसी चीजों से बनी हुई है लाइफ। जैसे अर्ली साइंटिस्ट्स बिलीव्ड दैट, लोग सोचा करते थे, ऐसा सोचा करते थे, अर्ली साइंटिस्ट बिलीव दैट कि believed that the interaction between water of Nile river and mud after exposure of sun rays, after exposure of sun rays causes origin of turtles, reptiles, amphibians, etc. सन रेज कॉजेज ओरिजिन ऑफ टर्टल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही लोग माना करते थे, लेकिन ये सब चीजें क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि इसमें 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो किसी नॉन लिविंग मैटर से बाई चांस नहीं होती है, वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होती है। ठीक है, और जिन साइंटिस्ट लोगों ने किया उनके नाम हैं, पहला है लजारो स्पलैंजनी, दूसरा है आपके जाने माने लुइस पास्चर, एंड थर्ड वन इज फ्रांसिस्को रेड्डी।
ठीक है, लजारो स्प्लैंजिनी, लुइस पास्चर एंड फ्रांसिस्को रेड्डी, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात इन लोगों ने इस थ्योरी को बोल दिया कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज डिस्कार्डेड वंस एंड फॉर ऑल। मतलब ना तो अभी तक ऐसा हुआ है और ना फ्यूचर में कभी ऐसा होने के चांसेस हैं, इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई, ये थ्योरी बेटा हो गई डिस्कार्डेड। This theory was discarded once and for all, हमेशा के लिए, सभी के लिए ये थ्योरी खत्म। इसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेटा क्या क्या, तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये एक्सपेरिमेंट्स किए और बताए कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई किससे, अगले किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, पहली वाली लाइफ से। चलिए देखते हैं, ये आज की लेक्चर का ये आज की लेक्चर की लास्ट थ्योरी है, लेकिन इसके बाद केमिकल इवोल्यूशन बचेगा जिसके लिए हमें अगला एक वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। रीजन इज दैट वीडियो काफी लंबा भी हो जाएगा। दूसरी बात, उस थ्योरी को अलग से ही आपको समझना पड़ेगा। उस थ्योरी में जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए पहले इनको आप कवर कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिफ्थ एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो अभी क्या करते हैं, इसके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद एक थ्योरी और है वो कर लेते हैं। चलिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स, यानी ये एक हिसाब से थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब यही एक्सपेरिमेंट्स है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के होने से ये कंफर्म हो जाता है कि लाइफ कैन नॉट बी ओरिजिन, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, स्पॉन्टेनियसली नहीं जनरेट हो सकती है, वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जनरेट होगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पता है हमें, जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। फर्स्ट वन लजारो स्पेलेंजिनी, सेकंड लुइस पास्चर, एंड थर्ड वन फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी, ये लजारो स्पेलेंजिनी हो गए, लुइस पास्चर हो गए, फ्रांसिस्को रेड्डी हो गए। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन या एक प्रकार से कह सकते हैं न्यूट्रेंट मीडियम को इन्होंने मतलब स्टेरिलाइज फ्लास्क में रखा, गर्म किया और वो एयर टाइट रखा। तो एयर टाइट रखने पर कई दिन बीत गए, कई समय बीत गया, लेकिन उस समय कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ इनको देखने को नहीं मिली। और उसी चीज को जब इन्होंने खोल के किया तो इनको माइक्रोबियल ग्रोथ मिली। इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब तक एयर अंदर नहीं जा रही है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है चीजें, तब तक वहां माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है। और अगर एयर उसमें एंटर कर रही है, इसका मतलब एयर में मौजूद कोई ना कोई जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे सॉल्यूशन पर ग्रो करते हैं। तो ये बात इन्होंने बताई। इनकी चीजों को हम लिख लेते हैं। ही बॉइल्ड culture medium in a pre-sterilized flask that was airtight. आफ्टर लीविंग, यानी उसको छोड़ने के बाद, आफ्टर लीविंग इट फॉर सेवरल आवर्स, देयर वॉज नो माइक्रोबियल ग्रोथ, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखी गई। ठीक है,
लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बहुत जाना माना एक्सपेरिमेंट है और काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट को एक नाम दिया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो एक फ्लास्क तैयार किया जिसकी गर्दन को जो है इन्होंने एकदम तोड़ दिया, तोड़ा नहीं मतलब मोड़ दिया, और मोड़ा भी ऐसा जैसे हंस की गर्दन होती है, इसलिए उसकी गर्दन के शेप के आधार पर उसको बोला गया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, हंस ग्रीवा प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने किल्ड यीस्ट लिया। किल्ड यीस्ट मतलब यीस्ट को पहले बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले लिया। ये तो होता क्या, यहाँ पे इन्होंने यीस्ट लिया, इसको बॉईल कर दिया गया। बॉईल करने के बाद, क्योंकि फ्लास्क इनका पहले से स्टेरिलाइज था, और बॉईल करने के बाद इसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो देखा यह गया कि जो पानी निकलता है, इसमें भाप निकलती है, वो बहुत तेजी से यहाँ से निकल गई। अब समझने वाली बात यह है कि अंदर वैसे हवा हो सकता है कि इधर से भाप गई तो इधर पूरा स्टेरिलाइज हो गया। अब अंदर से जो है इस साइड से हवा का कांटेक्ट बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है, और जब बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है तो इसलिए माइक्रोबियल ग्रोथ केवल इस वाले जोन में देखी गई, क्योंकि यहाँ पे हवा थी। ठीक है, अब पूरा अंदर तक माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखी गई। इन्होंने अगले ही टर्म पे क्या कर दिया, इसकी गर्दन को उड़ा दिया। ठीक, अब ये जो था वो रह गया एग्जैक्टली इतना, और सेम चीज जो इनका किल्ड यीस्ट था, किल्ड यीस्ट, इसमें इनको माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिल गई। कब, जब हवा से इसका डायरेक्ट संपर्क सतह का हो गया, तो यहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। माइक्रोबियल ग्रोथ इधर हो गई। तो इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि जब हवा के संपर्क में हमारा सॉल्यूशन मीडियम आ जाता है तो माइक्रो ग्रोथ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोब्स हैं वो किसी न किसी एयर में मौजूद किसी न किसी दूसरे माइक्रोब से ही आए हैं, वहीं से डेवलप हुए हैं। ये अपने आप स्वतः जननवाद नहीं हो सकता है, अर्थात अपने आप साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट अर्थात हंस ग्रीवा प्रयोग। ये हो गया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट हो गया। और स्वान नेक एक्सपेरिमेंट जो है लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया गया था, कील्ड यीस्ट यानी यीस्ट को बॉईल करके रखा और साथ ही साथ उसमें स्टेरलाइज फ्लास्क ले लिया। अब जब इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद जब इसको छोड़ा कुछ समय के लिए, तो माइक्रोबियल ग्रोथ केवल नेक ऑफ द फ्लास्क में ही देखी गई। उसको फिर इन्होंने नेक को सीधा काट दिया या हटा दिया कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि दूसरा फ्लास्क ले लिया जिसमें बिल्कुल नेक थी ही नहीं, और उसमें सेम प्रोसीजर करने पर उनको पता चला कि भाई अगर सामने से एयर कांटेक्ट में है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी ने कुछ खास अलग नहीं किया था, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। बस इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा भाई हम नॉनवेज, हम ये दोनों वेज थे, ऐसा पता नहीं वेज थे नहीं थे, मजाक की बात है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जगह पर मीट का टुकड़ा ले लिया, और मीट कैसा था, स्टेरलाइज था। ठीक है, मीट कैसा था, स्टेरलाइज था। अब एक फ्लास्क ये ले लिया, एक फ्लास्क ये ले लिया। तो एक में तो इन्होंने पार्चमेंट पेपर से इसको ढक रखा था, ये एक में मसलिन क्लॉथ लगाया था, और एक को खुला रखा था। ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और यहाँ पे एच एच कर दिया। ये मीट का टुकड़ा था, क्या था लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि तुम लोगों के मुंह में पानी आ जाए। मीट पीस, पानी उसी के मुंह में आएगा जो नॉनवेज खाता होगा, वेज वाले तो फर्जी में पानी दिखाएंगे। हाँ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पर पार्चमेंट पेपर लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एकदम एयर टाइट हो गया। देयर वॉज नो ग्रोथ। यहाँ मसलिन क्लॉथ लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, मसलिन क्लॉथ लगा दिया गया। तो मसलिन क्लॉथ जब लगाया गया तो चूंकि अंदर तो स्मेल होती है, तो इसकी तरफ जो है मक्खियां अट्रैक्ट हुई, लेकिन यहाँ पर कपड़े के ऊपर ही उनके लार्वे या मक्खियां रुकती थी, उनके अंडे वगैरह सब यहाँ दिखे। लेकिन जो खुला था
अब देखो समझिए ध्यान से, यहाँ हवा नहीं पहुंची अंदर तो अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, यहाँ हवा नहीं पहुंची तो अंदर ग्रोथ नहीं है, यहाँ ग्रोथ दिखी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर जो है वो खुला माहौल था, तो खुले माहौल में यहाँ आ जाइए और यहाँ पर आपको क्या दिखी, मक्खियां दिखी। मक्खियों के साथ साथ यहाँ पर आपको उनके अंडे दिखे मीट के पीस पर, जिससे ये प्रूफ होता है कि जब तक हवा अंदर नहीं थी तब तक कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं थी। जब हवा को थोड़ा सा जाने आने का चांस मिला तो यहाँ पे माइक्रोब्स या कह सकते हैं मक्खियां जो है वो अट्रैक्ट हुई। यहाँ के केस में अंदर से स्मेल भी बाहर नहीं आती, यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जो लास्ट जो ऑप्शन है इसके केस में बिल्कुल भी कोई बैरियर नहीं था, एयर डायरेक्टली कम मतलब आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों थी एयर की, और इस वजह से जो एयर थी उसके आने की वजह से मक्खियां यहाँ पर आ गई, एग प्रोड्यूस किए, मैगट प्रोड्यूस हुए उनके लार्वे, और वो सब इस पर टहलते हुए दिखाई पड़े, जिसकी वजह से इन्होंने भी फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि भाई ऐसा है अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही पॉसिबल है और ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन तीनों ने लोगों ने मिलकर कहा भाई हम लोग एक साथ मिलकर जयकारा मारेंगे, माता रानी का जयकारा, कि ऐसा करिए भाई साइमल्टेनियसली व स्पॉन्टेनियस जनरेशन को खत्म कर दो, लाइफ की ओरिजिन लाइफ से। तो हम किसके सपोर्ट में है, बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस, तीनों लोग मिलकर चिल्लाने लगे। और किसी ने पूछ दिया होगा अच्छा तो लाइफ जो है ओरिजिन लाइफ से है, तो बताओ पहली वाली लाइफ कैसे आई, तो इनके खींचे निकल गए, खींचे जानते हैं ना, हंसना, दांत निकाल दिए, कहीं ये तो हमको पता ही नहीं है। तो ये जब इनको पता ही नहीं था तो कहीं नशा बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन हमने जो बताया वो बात सही है। और पहली लाइफ कैसे आई आई डोंट नो। तो इन्होंने भैया अपने देवताओं को याद किया, देवताओं का नाम था एआई ओपेरिन, रशिया में थे, उधर से भागे, और जेबीएस हल्डेन इंग्लैंड थे, उधर से भागे, कहे मैं आता हूँ और बताता हूँ कि पहली लाइफ कैसे बनी। ठीक है, तो पहली लाइफ जो जेबीएस हल्डेन और एआई ओपेरिन की जो सिंथेसिस थ्योरी है वो हम लोग बेटा अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप सो ये जो थ्योरीज है ये सारी आपने एंजॉय करी होंगी, और अगर इनमें से रिलेटेड आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिएगा प्लीज। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुखी रहें, अपना मम्मी पापा का, अपनों का, सभी का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।